हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने करवाया था आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर 30 मिनट्स में कंप्लीट, तो यहाँ पे हम उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं देखने वाले हैं। तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो है मास परसेंटेज पे। अब मास परसेंटेज का क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल करवा देती हूँ पहले। मास परसेंटेज बेटा हमारे पास होता है इट्स जस्ट लाइक परसेंटेज। जस्ट लाइक परसेंटेज, परसेंटेज में आप क्या करते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। यही होती है हमारी किसी भी चीज़ की अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट करें तो ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। यहाँ पे आपको mass percentage benzene और carbon tetrachloride का find out करना है। if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टोटल मास जो होगा हमारा सॉल्यूशन का वो होगा मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो कि हमारा आ गया 144 ग्राम्स। टोटल मास हमारा आ गया यहाँ पे 144 ग्राम्स। अब क्योंकि हमें यहाँ दोनों की अलग अलग मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या किया, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कितना हमें बेंजीन का मास है हमारे पास, दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100, ये हो गई हमारी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यू कैन कैलकुलेट। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है दैट इज बेस्ड अपॉन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपके इसके कॉन्सेप्ट्स भी, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ आपको डेंसिटी गिवन है 20%, मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में आपको डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी इज 1.202 ग्राम्स पर मिलीलीटर। दिस इज डेंसिटी विच हैज बीन गिवन टू अस, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट मोलालिटी। हमें सबसे पहले मोलालिटी कैलकुलेट करना है। मोलालिटी होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हमारा मोलालिटी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट है KI इज आर सॉल्यूट। तो इसको हमने डिसॉल्व किया है किसी भी सॉल्वेंट में, तो ये हमारा सॉल्यूट है जिसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। दिस इज आर सॉल्यूट, राइट। ये हमारा सॉल्यूट है जिसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास KI सॉल्यूट है जिसको हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। इट विल बी एडेड टू अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको 20% मास बाय मास गिवन है, यानी कि 20 ग्राम्स ऑफ KI इज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम्स ऑफ KI इज इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। हमेशा हम ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, पर यहाँ नहीं किया हमने। उसका रीज़न है क्योंकि अभी आपको बताती हूँ। चलो, मोलर मास निकालने हमने KI का। अब हमें क्योंकि अब न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होता है। गिवन मास बाय में मोलर मास, ये हमें क्या देता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास का जो यूनिट होता है, गिवन मास का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास ग्राम्स, और मोलर मास का होता है ग्राम्स पर मोल्स। तो ये तो कट ही जाना है ना ग्राम्स से ग्राम्स, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम उसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हमने ले लिया 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 166 ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन KG, ठीक है। मास ऑफ वाटर इन KG, वाटर का मास हमने यहाँ KG पे लेना है। तो हमारे पास आ गया मोल्स पर किलोग्राम में आंसर। मोल्स पर किलोग्राम में, मोल्स पर किलोग्राम को आप स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हो। मोलालिटी की यूनिट होती है मोल्स पर किलोग्राम या फिर स्मॉल। अब हम बात करते हैं मोलारिटी सॉल्यूशन की। किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करी जाती है।
मोलारिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter divided by volume of solution volume of solution in liters। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास बाय में मोलर मास, गिवन मास बाय में मोलर, ये हो गया हमारा मोलर मास। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज हमारे पास 100 ग्राम्स। डेंसिटी जब भी आपको दी जाए, डेंसिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू मोलैरिटी, डेंसिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू मोलैरिटी। और डेंसिटी आपके पास हमेशा होल सॉल्यूशन की होती है, पूरे के पूरे सॉल्यूशन की होती है, यानी कि मास बाय वॉल्यूम जो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, mass of solution divided by volume of solution, this is what is called as density। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे का पूरे सॉल्यूशन का हमें डेंसिटी गिवन है, ना तो किसी सॉल्यूट का गिवन है और ना ही किसी सॉल्वेंट का गिवन है। द डेंसिटी इज ऑफ होल सॉल्यूशन, किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की डेंसिटी यहाँ पे आपको गिवन नहीं है। तो हमने यहाँ पे मोलारिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पहले भी निकाला है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर में ले लिया, इसको हम लीटर में क्या है कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मोल फ्रैक्शन होता है हमारे पास किसी भी दो कॉम्पोनेंट की अगर हम बात करें, किन्हीं भी दो कॉम्पोनेंट की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, A और B कोई दो कॉम्पोनेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ जाई A अगर A के रिस्पेक्ट मिले, मोल फ्रैक्शन जाई B अगर B के रिस्पेक्ट मिले, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, दैट इज जाई B NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो इस तरीके से दोनों कंपोनेंट्स की आपके पास आ गई मोल फ्रैक्शन, और टोटल मोल फ्रैक्शन आपका क्या हो गया, जाई A प्लस जाई B विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो हमने सबसे पहले मोल्स निकाल लिए KI के, इस तरीके से वाटर के मोल्स निकाल लिए, फॉर्मूला में पुट किया हमने मोल फ्रैक्शन के, हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है दैट इज फ्रॉम हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल इज ऑलवेज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ताकि वो जो गैस है वो पानी में डिजोल्व रहे, इसलिए उसे हाई प्रेशर पे दबाव देके पानी में डिजोल्व किया जाता है। ठीक है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the surface of liquid is directly proportional to the mole fraction of the gas, यानी कि कितनी गैस है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, पार्शियल प्रेशर गैस का किस पे डिपेंड करेगा, कितनी गैस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी गैस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने गैस ले ली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ज़्यादातर यही गैस हमें मिलती है कार्बोनेटेड वाटर के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहता है बच्चे कि हमें यहाँ पे गिवन है KH, जो कि यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो आएगा PCO2 इज इक्वल टू KH x CO2। तो यहाँ पे हमें KH गिवन है, KH इज 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, दिस इज KH। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल प्रेशर हमें गिवन था, हमने उसे पास्कल से किस में कन्वर्ट, ATM से किस में कन्वर्ट कर लिया है, पास्कल से। 2.5 आपको यहाँ पे ATM गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसे पास्कल में, क्योंकि ये पास्कल में है तो हमने इसे पास्कल में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसी तरीके से 500 ml सोडा वाटर है आपके पास, तो 500 ml हमारे पास सोडा वाटर में हमने मान लिया कि ऑलमोस्ट सारा वाटर ही है, हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को तो निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सारा उसमें वाटर ही है, तो हमने 500 ml का 500 ml उसमें पानी का ही मान लिया। तो 500 ml को हम लिख लेते हैं 500 ग्राम्स। यहाँ से हमने वाटर के मोल्स कैलकुलेट कर लिए,
जो आपका डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स आएगा Na प्लस Nb, दैट विल बी फॉर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वाटर इतना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कि हम वाटर के मोल्स को ही ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निगलेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, NCO2 डिवाइडेड बाई दी, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल रहे हैं, NCO2 डिवाइडेड बाई NH2O प्लस NCO2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट कर लिया, और मोल्स को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट इनटू उसका मोलर मास कर दोगे। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नेम है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला ये होता है विटामिन सी का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू बी डिजॉल्व्ड इन 76 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस और वो मेल्ट भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही करती है। तो अगर हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डाल देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। उसका फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, की फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो गया। कुल्फी बनाने वाला भी तो यही करता है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को क्या करता है, सॉल्यूशन में ऐड कर देता है। तो अब जो आइसक्रीम 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होनी चाहिए वो -7 पे होगी। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर का चेंज डेल्टा TF हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अर्लियर हमारे पास टेम्परेचर कुछ और था, ये प्योर फॉर्म में है टेम्परेचर, और ये क्या है हमारे पास इम्प्योर। इम्प्योर वाला हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो गया इसके कंपैरिजन में, तो दोनों का हमारे पास आ जाएगा डेल्टा TF। अब ये डेल्टा TF किस पे डिपेंड करेगा कि हमने मोलालिटी कितनी है हमारी सॉल्यूट पार्टिकल की सॉल्वेंट में उसमें। तो इसको हमने सॉल्व किया था, हमारे पास आता है KFM, KF जो आपका कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल गिवन है, और मोलालिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, W भी निकालना है हमें। कैसे निकालना है देखिएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, हमने इसे मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हो मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट WB गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg दैट इज WA। अब आपको निकालना है यहाँ से WB, तो बाकी सारी चीज़ों को शिफ्ट कर लीजिए, MB इंटू WA डिवाइडेड बाय KF। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे आपको मास ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है। यहाँ पे क्योंकि ये डेल्टा TF है, डेल्टा TF में सेल्सियस से आप डायरेक्टली केल्विन में लिख सकते हो, आपको +273 नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली केल्विन में लिख सकते हो डेल्टा TF को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेल्टा TF लिख लिया। मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का हमने निकाल लिया, KF निकाल लिया, तो WB की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला में पुट करके जो है आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन हमारा कहता है, दिस क्वेश्चन सेज, जस्ट अ मिनट, दिस क्वेश्चन सेज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी, कि जो हम लेबोरेटरी में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं वो नाइट्रिक एसिड हमारा 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास होता है एक्वस सॉल्यूशन में। 68% मतलब 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ग्राम में हमारे पास कितना है, 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड। मोलर मास नाइट्रिक एसिड का 63 ग्राम पर मोल। डेंसिटी मैंने फिर बताती हूँ आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन की होती है, तो डेंसिटी से जो आप मास बाय वॉल्यूम निकालोगे वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन का होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन का ही मास और वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए, दैट इज मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम हमने निकाल लिया, वॉल्यूम निकालने के बाद वी कैन फाइंड आउट द डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो
तो यहाँ से हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए, वॉल्यूम निकाल लिया, तो हमारे पास आ गई मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है हमारी, मोल्स पर लीटर में होती है, और इसको हम कैपिटल M से भी जो है डिनोट कर सकते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है हमारा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन आपका ऑटोमोबाइल्स में यूज करा जाता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है एंटी फ्रीज, कूलेंट में, शायद इंजन के कूलेंट वगैरह में यूज किया जाता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजॉल्विंग 22.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। इसकी मोलारिटी फाइंड आउट करो, डेंसिटी गिवन है और मोलारिटी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मास सॉल्यूट का गिवन है इतना, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट का मास गिवन है और आपको यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी गिवन है, तो वहाँ से आप मोलर मास निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स भी जो है फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है 2200 ग्राम ऑफ वाटर, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिया है, ठीक है, केजी लेना है, तो हमने यहाँ पे किलोग्राम को किस में कर दिया है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारे पास आ गई मोलालिटी। यहाँ पे आपको टोटल मास सॉल्यूशन का गिवन है, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है और हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें पता है, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं डेंसिटी वाले फॉर्मूला से, मास पता है हमें, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, हमें डेंसिटी पता है, हमें मास पता है, हमने वॉल्यूम निकाल लिया। और मोलारिटी के फॉर्मूला में हमें वॉल्यूम चाहिए होता है, ऊपर चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे चाहिए हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 1000, क्योंकि ये हमारे पास जो वॉल्यूम है वो प्रोबेबली हमारे पास मिलीलीटर में है, तो हमें उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ इंटू 1000 कर लिया, तो 9.1 मोल्स पर लीटर आपका जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हेनरीज लॉ एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ जो है ना, मैंने इसका थियोरेटिकल पार्ट इन क्वेश्चंस में ज़रूर ऐड किया, क्योंकि ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस बार भी CBSE में इसकी एप्लीकेशन जो है पूछी गई थी, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक को सील किया जाता है हाई प्रेशर पे। क्यों किया जाता है हाई प्रेशर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिजॉल्व हो सके। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। तो कोल्ड ड्रिंक का जो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड के सरफेस पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एक तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज करने में, दूसरा जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, स्कबा डाइवर्स, वो ऑक्सीजन को हीलियम से डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करें तो वो अंदर तो एयर का प्रेशर बहुत हाई है और एयर में डिजॉल्व्ड गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी है, तो वहाँ तो डिजॉल्व हो जाएगी ब्लड में, पर बाहर जैसे ही वो आएगा तो बाहर डिजॉल्व्ड गैसेस का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है, तो एकदम से नाइट्रोजन जो है एस्केप करेगी, एस्केप करके वो बबल्स बना देगी ब्लड में नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन के बबल्स बनते ही ब्लड में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं बेंड्स। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ऑक्सीजन को जनरली डाइल्यूट करते हैं और गैसेस से, जो हीलियम जैसी गैसेस हैं उनसे। तो ये भी एक एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की। उसके बाद हमारे पास अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे हमारे पास क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं अगर हम, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमें ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हम इतने अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का, प्रेशर इज लेस, प्रेशर इज लेस, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल रिड्यूसेस। ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होने की वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एनॉक्सिया। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एनॉक्सिया, जिससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, हेनरीज लॉ की ही एप्लीकेशन है। उसके बाद ये भी एक एप्लीकेशन है
पर आप सिर्फ यहाँ एनॉक्सिया तक ही कर सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और डेल्टा एच सॉल्यूशन कैसे रिलेटेड है इससे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, दो तरीके के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्स लॉ को पूरी तरह ओबे करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन शो करता है। वेपर प्रेशर या तो सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, या फिर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा या कम है उसकी अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो होती है। अब जैसे कि वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ से, तो वो सॉल्यूशन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। इसके अंदर जो हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरैक्शन होती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरैक्शन होती है, ये वीक होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल यहाँ से एस्केप करके बाहर चले जाएंगे और वेपर प्रेशर पानी के ऊपर बढ़ाएंगे, क्योंकि उन दोनों के पानी और जो भी हमने सॉल्यूट ऐड किया उनके बीच में इंटरैक्शन वीक है, तो जल्दी से वो सॉल्यूट बाहर चला जाएगा और पानी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएगा, तो यहाँ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए बी इंटरैक्शन क्योंकि वीक है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंटरैक्शन, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यहाँ पे आपका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है एंड डेल्टा वी इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट बाहर जा रहा है, या फिर हम ये दो कहें कि इनकी इंटरैक्शन टूट रही है, ए और बी के फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपैंड होगा जो हमारा सॉल्यूशन होगा और वॉल्यूम तभी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास ए और बी एज कंपेयर टू ए बी जो है वीक है। ठीक है, एज कंपेयर टू ए बी ये वीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन आपका इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ये नहीं है हमारे पास, यहाँ से इस फॉर्म में रहेगा तो इधर से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर आपका यहाँ पे कम है। वेपर प्रेशर कम है, यहाँ पे आपका एंथैल्पी का चेंज भी क्या है, नेगेटिव है, और आपका वॉल्यूम का चेंज भी क्या है, नेगेटिव है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं भाई, इनको मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि बार बार पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से कर लीजिए प्लीज़। Just a minute. उसके बाद आ जाता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कोई 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो उड़ेगा नहीं, 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है जो कि प्रेशर एक्सर्ट करता है 1.004 बार एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी लोअर हो जाता है जब कोई हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, क्योंकि इस वजह से लोअर हो जाता है क्योंकि अब हमारे घर में आ गए हैं मेहमान। पहले पानी अकेला था तो इंटरैक्शन हो गया है वाटर का, तो यानी कि कम से कम वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे क्योंकि बिजी हैं वो उसको संभालने में, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का यही था, इस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है ये हमारे पास, तो उस फॉर्मूला में हमने सब कुछ पुट किया। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, exerts a pressure a solution containing, यहाँ पे आपके पास जो PS है ये सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर गिवन है और इसके साथ साथ आपको वाटर का पार्शियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए। प्योर फॉर्म में वाटर का प्रेशर क्या होता है, 1.013 बार, तो ये हमारे पास गिवन है। WB जो कि हमारे पास सॉल्यूट का मास है वो है 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि 2 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्योंकि हम यहाँ पे मोलालिटी लेते हैं, इक्वल टू में मोलालिटी लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्वेंट का जो मास आ गया वो है 98 ग्राम्स। सिमिलरली हमने यहाँ पे सारी चीज़ें इस फॉर्मूला में पुट की एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, ये आपको 12th में भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है कि
इफ solubility product of copper sulfate is 6 into 10 raised to the power minus 16। यहाँ पे आपको मैक्सिमम मोलारिटी कैलकुलेट करनी है कॉपर CuS की, किस में, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये आपका CuS है कॉपर सल्फाइड, तो इसमें इसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने सबसे पहले इसका डिसोसिएशन ले लिया। इसका डिसोसिएशन है Cu2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव में। तो यहाँ पे आपको KSP गिवन है, इट इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 16। ठीक है, तो यानी कि मोलारिटी मैक्सिमम, सॉल्युबिलिटी होता है मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जितना वो डिजोल्व हो सकता है। तो हमने सॉल्युबिलिटी कितनी, जितना वो आयोन्स में टूटेगा उसकी उतनी ही सॉल्युबिलिटी होगी। तो आयोन्स में यहाँ पे टूटा है Cu2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव में। तो ये KSP हो गया आपका Cu2 पॉजिटिव इंटू S2 नेगेटिव। आपको KSP की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और इसकी सॉल्युबिलिटी हमने लेट कर ली S है और इसकी भी हमने S लेट कर ली, क्योंकि जितना ये टूटेगा उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये ऐसे दो आयोन्स में हमारे पास टूट रहा है, तो इसकी S है तो इसकी भी क्या है, S। ये S स्क्वायर हो जाएगा, तो S स्क्वायर का इधर हम यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे, हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी किसकी हमें यहाँ पे मैक्सिमम मोलारिटी CuS की कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम मोलारिटी का मतलब सॉल्युबिलिटी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज दिस। बॉइलिंग पॉइंट 750 mm ऑफ Hg पे ये है। जब हमने 500 ग्राम सुक्रोज डिजोल्व कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बढ़ गया। इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो हमारा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। तो इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे पहले कितना था हमारे पास 100 डिग्री, अब है 99.63। तो हमने यहाँ पे डेल्टा TB का फॉर्मूला लगा दिया, हमें डेल्टा TB मिल गया। हमें यहाँ पे मास ऑफ वाटर गिवन है 500 ग्राम्स, मोलर मास आपका गिवन है 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें गिवन है मोलर मास ऑफ सुक्रोज, आप निकाल सकते हो C12H22। सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से C6H12O6 C6H12O6। तो यहाँ से हमने वाटर निकाल दिया दोनों साइड से, तो हमारे पास बन गया ये, तो दोनों एग्जैक्टली वही हैं। तो 12 यहाँ से एक H गया तो हमारे पास कितने हो गए, दो H गए तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 22, और यहाँ से हमारे पास एक ऑक्सीजन जाएगा तो O11। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुक्रोज को याद रख सकते हो अगर आपको पूरा फॉर्मूला याद नहीं रहे तो। यहाँ पे हमारे पास मोलर मास सुक्रोज का 342 ग्राम्स पर मोल। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच सुक्रोज, यानी कि हमें उसका W2 फाइंड आउट करना है, हमें उसका मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास तो हमारे पास है ही, तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे KB इंटू मोलालिटी ये है हमारे पास फॉर्मूला में। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज पुट की एंड वी विल गेट दी आंसर। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से जो है आ जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ऑसमोटिक प्रेशर, अगेन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज। ऑसमोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, पाई इज इक्वल टू CRT। ऑसमोसिस क्या होता है, जैसे कि हम फ्लावर्स को लाके पानी में रख देते हैं, सॉल्वेंट का फ्लो, उसका जहाँ कॉन्सेंट्रेशन थिकनेस जहाँ ज़्यादा होती है, सॉल्यूट का जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उस साइड होता है सॉल्वेंट का फ्लो। पानी में लाके रखा फ्लावर्स को, तो पानी सॉल्वेंट है, कहाँ फ्लो करेगा पानी फ्लो करेगा सॉल्यूट फ्लावर के अंदर, क्योंकि वहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ये ऑस्मोसिस हो गया। और इस दौरान जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसे कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम 450 ml। 450 ml को हमने ले लिया 0.45 लीटर्स। टेम्परेचर को हमने केल्विन में चेंज कर लिया। गैस कांस्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। पाई इज इक्वल टू CRT। सी आपका क्या है बच्चे, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू RT। तो हमने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला में सब कुछ पुट किया। नंबर ऑफ मोल्स आप सबसे पहले निकाल लोगे, आपको 1 ग्राम गिवन है, यहाँ पे गिवन मास आपका 1 ग्राम और मोलर मास पॉलीमर का इतना ज़्यादा है, तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और हमने वैल्यू पुट की हमारे फॉर्मूला में। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एज वेल। इस वीडियो में हमने कवर किए सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।